नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सीकरण अंकों की। ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इसके लिए आप लोगों को प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर मिल जाएगी, तो बिल्कुल आप लोग देखिएगा उसे, क्योंकि उसे सीखने के बाद ही आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से सीख सकोगे। क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस के बारे में जो कि बहुत बेहतरीन लॉजिक के साथ है। तो चले शुरू करते हैं ऑक्सीकरण अंक की ही बात, लेकिन कुछ बेहतरीन टॉपिक्स के साथ में। तो देखिएगा भाई, कुछ पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट देखिए आप लोग कि निम्न विद्युत ऋणी तत्व से उच्च विद्युत ऋणी तत्व की ओर उप सहसंयोजक बंध बनने पर दान करने वाला तत्व +2 ऑक्सीकरण अंक और ग्रहण करने वाला जो तत्व होता है वो -2 ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है। अब ये क्या बात है, इसके लिए देखिएगा आप लोग एक एग्जांपल के साथ हम लोग बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर देखें पहले आप लोग। आपको पता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फिर ऑक्सीजन और फिर हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोजन। क्लियर? अब देखो, यहाँ जो सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन होती है वो उप सहसंयोजक बंध से बंधित होती है। अब जनरली स्टूडेंट्स को ये बात तो पता है कि सहसंयोजक बंध का किया क्या जाता है, लेकिन उप सहसंयोजक में कंफ्यूज होता है। तो बिल्कुल इसीलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखें, और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई पहले। अब देखो आप लोग देखना, मैंने जो कहा आपसे कि निम्न विद्युत ऋणी तत्व जो होते हैं और उच्च विद्युत ऋणी तत्व दोनों के बीच उप सहसंयोजक बंध बना है, तो फिर जो दान करने वाला तत्व है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था और ग्रहण करने वाला जो तत्व है वो -2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। अब कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। देखो भाई, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की, बोलो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, सहसंयोजक बंध बना हुआ है, दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, शेयरिंग है। यहाँ पर भी बोलो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और यहाँ पर भी है। क्लियर? अब यहाँ देखो आप, सल्फर ने बोलो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑक्सीजन को उप सहसंयोजक बंध बनाने के लिए दान दिए हैं। अब आप सीखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब बात करते हैं तो दोनों में से ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है? 100% ऑक्सीजन ही है। इसका मतलब ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी यही हालात होंगे। फिर अब देखो भाई, सल्फर और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युत ऋणी कौन है? आप लोगों को पता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, FON। ओके भाई, सल्फर का कोई नामो निशान ही नहीं है। इसका मतलब सल्फर और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बोलो ऑक्सीजन है। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ही शिफ्ट होंगे। और अब वापस से देखो आप, सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन उप सहसंयोजक बंध से जुड़ी है और इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी बोलो वो ऑक्सीजन की तरफ ही होगी और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की तरफ ही होगी। तो अब देखो, ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोगों को सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखो भाई, ध्यान से समझना अब इस बात को। देखो, हम यूं कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया, तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ये ऑक्सीजन बोलो -1 चार्ज हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लिया है। इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन बोलो सल्फर का भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो इसके रेस्पेक्ट में भी इस पर -1 होगा। ओवरऑल यदि आप लोग देखेंगे तो इस ऑक्सीजन पर बोलो -2 चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आया ना। वैसे ही देखो, यहाँ पर भी यही हालात है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिए तो बोलो -1 इसके रेस्पेक्ट में, और इसके इलेक्ट्रॉन भी इसने खींचे तो -1 इसके रेस्पेक्ट में। ओवरऑल इस ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आ गया। क्लियर?
फिर देखो अब यहाँ हमारा कंसेप्ट काम आएगा, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में उप सहसंयोजक बंध बना हुआ है। तो जब उप सहसंयोजक बंध हो और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ बंध बन रहा हो तो जो दाता परमाणु होता है उस पर +2 और जो ग्राही परमाणु होता है उस पर -2 होता है। तो बताओ यहाँ ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पर भी -2 चार्ज आएगा। अब आप लोगों से कहा जाए कि बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके बताएं, तो देखो भाई ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, लेकिन काम की बात सुनना, -1 चार्ज तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में और -1 इस सल्फर के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में इस सल्फर पर जो चार्ज आएगा बोलो क्या वो +1 होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में सल्फर पर क्या चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर -2 है और सल्फर पर बोलो +2 आ जाएगा। समझ में आई बात? फिर देखो इस ऑक्सीजन के साथ भी यही हालात है, हाइड्रोजन का खींचा था इलेक्ट्रॉन -1 और सल्फर का खींचा तो भी -1, समझ रहे हैं? तो -2 उस वजह से आया, लेकिन सल्फर के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन पर केवल -1 है, तो बताओ ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में सल्फर पर +1 होगा। क्लियर? और ऊपर वाले ऑक्सीजन की बात करो तो कंसेप्ट हमारा बोल ही रहा है, बोलो +2 होगा। दैट मींस इस सल्फर पर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे तो 1 3 4 5 6 बोलो +6 आएगा। और क्या मेरी ये बात आपको समझ में आ गई? दैट मींस कहानी कहां जा रही है कि दो अलग अलग विद्युत ऋणी तत्व हो और उनके बीच उपसह संयोजक बंध बन रहा हो तो जो दाता परमाणु होता है उस पर +2 और जो ग्राही होता है उस पर -2 चार्ज आता है। पहला कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। दूसरे कंसेप्ट पर जाते हैं उपसह संयोजक के। देखो भाई यदि दो समान विद्युत ऋणी तत्वों के बीच उपसह संयोजक बंध बने, अभी बात थी दो भिन्न विद्युत ऋणी की, लेकिन अब बात आ गई कि दो तत्व है और उनकी विद्युत ऋणताएं कैसी है बोलो? समान है और उनके बीच में उपसह संयोजक बंध बना हुआ है। ठीक है, तो फिर ऐसी स्थिति में बोलो बंध बनने तो इलेक्ट्रॉन दाता तत्व जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर +2 और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि जब दोनों की विद्युत ऋणताएं समान होती है तो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। लेकिन इसी बात को समझाने के लिए ये रूल आपके पास है कि जब दो समान विद्युत ऋणी तत्वों के बीच उपसह संयोजक बंध बनता है तो भी दाता परमाणु पर +2 और ग्राही पर -2 चार्ज होता है। नहीं मानोगे? एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। जैसे आपके पास है सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। पहले इसकी स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। देखो भाई सोडियम परमाणु, ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ, फिर से आपके पास सल्फर है, फिर आपके पास ऑक्सीजन है, देन आपके पास सोडियम है। क्लियर? और अब यहां देखो एक उपसह संयोजक से ऑक्सीजन और दूसरे उपसह संयोजक से सल्फर जुड़ी रहती है। अब वापस से वही कंसेप्ट आपके पास है। देखो भाई Na2SO3 ये आपका एक कंपाउंड है जिसका नाम सोडियम थायोसल्फेट है। अब आप देखें सोडियम और ऑक्सीजन की बात करते हैं, बताओ दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? 100% ऑक्सीजन की ही होगी। यहाँ पर भी बोलो किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ही होगी। अच्छा सल्फर और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, यहाँ भी सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। अब देखो इसकी बात हमने जस्ट प्रीवियस वाले रूल में पढ़ी है कि जब दो अलग अलग विद्युत ऋणता वाले के बीच उपसह संयोजक बंध बने तो अधिक विद्युत ऋणी पर -2 और कम विद्युत ऋणी पर +2 होता है। तो बोलो इसके रेस्पेक्ट में इस ऑक्सीजन पर -2 और इसके रेस्पेक्ट में इस सल्फर पर +2 आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो नया रूल है वो ये है कि जब दोनों परमाणु समान हो, दोनों सल्फर है भाई, दोनों की विद्युत ऋणता समान हो
तो भी जो दाता परमाणु होता है उस पर +2 और जो ग्राही परमाणु होता है उस पर -2 चार्ज होता है। तो बताओ यहाँ इस सल्फर पर -2 चार्ज होगा। अब आपसे कोई कहे बताओ इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, तो मैं करूंगा। देखो इस सल्फर और ऑक्सीजन की बात करो, इसके रेस्पेक्ट में इस पे -1 है, तो बताओ इसके रेस्पेक्ट में इस सल्फर पर 100% +1 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन पर -2 है तो इसके रेस्पेक्ट में सल्फर पर बोलो +2 होगा। यहाँ अगेन ऑक्सीजन पर सल्फर के रेस्पेक्ट में -1 है भाई, तो बताओ ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में सल्फर पर +1 होगा। क्लियर। फिर हम बात करें, यहाँ देखो इस सल्फर पर -2 है, तो बताओ इस सल्फर पर इसके रेस्पेक्ट में +2 होगा। आप लोग टोटल करें, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगेन +6 आ गया है। बोलो समझ में आई बात। तो दो रूल हमारे पास है। सबसे पहला रूल तो ये था कि जब दो अलग अलग विद्युत ऋणता वाले तत्वों के बीच उपसहसंयोजक बंध बने तो अधिक विद्युत ऋणी -2 और कम विद्युत ऋणी +2। दूसरा रूल आप लोगों ने पढ़ा कि जब दोनों की विद्युत ऋणता समान होगी तब क्या होगा, तो भी दाता परमाणु पर +2 और ग्राही परमाणु पर -2 होता है। समझ गए। लेकिन अब हालात और खतरनाक होने जा रहे हैं। देखो भैया अगली बात, यदि उपसहसंयोजक बंध का निर्माण उच्च विद्युत ऋणी, ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व से कम विद्युत ऋणी तत्व की ओर हो तो दोनों तत्वों द्वारा कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया जाता है। भाई ये बड़ी खतरनाक बात है। जैसे एग्जांपल ले लो आप लोग, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड बोल दो, बोलो सही है, HNC, इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से समझना स्ट्रक्चर को। पहले देखो भाई, हाइड्रोजन, फिर आपके पास नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन बोलो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से अटैच्ड होता है और एक बॉन्ड बनता है, वो है उपसहसंयोजक बंध। और ये बंध जो होगा वो बहुत खतरनाक होगा क्योंकि वो नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ जा रहा है। आप लोग नोटिस करें, नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणी होता है भाई कार्बन से, जानते हो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ठीक है भाई, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो बंध जो बना है उपसहसंयोजक वो अधिक विद्युत ऋणी से कम विद्युत ऋणी की तरफ बना है। तो इस केस में क्या हालात होंगे उसे सीखने की जरूरत है। देखो भाई, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की बात करते हैं। आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्डेड है दोनों, और सिंगल बॉन्डेड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी। बताओ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, 100% नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो भाई, इन दो बॉन्ड की बात करते हैं हम लोग। देखो इन दोनों बॉन्ड की, जो कि सहसंयोजक बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ऐसी स्थिति में बताओ ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, समझ रहे बात। लेकिन उपसहसंयोजक बंध में तो इलेक्ट्रॉन बोलो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। ठीक है, तो यही बात मैं सिखा रहा हूं कि जब उपसहसंयोजक बंध बने अधिक विद्युत ऋणी से कम विद्युत ऋणी की तरफ तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, सीखना भाई। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पर बोलो 100% +1 आएगा क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जा रहा है। तो बताओ नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में -1 होगा। क्लियर। वही देखो कार्बन और नाइट्रोजन की बात करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के नाइट्रोजन ने अपनी तरफ खींच लिए, तो बताओ कार्बन के रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन पर बोलो -2 आएगा कि नहीं आएगा। और जब -2 आएगा तो -1 और -2 बोलो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना होगा, -2 होगा। समझ में आई, क्योंकि यहाँ इस उपसहसंयोजक बंध से कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है। कुछ ऐसे ही रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितना हुआ भाई, -3 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि उपसहसंयोजक बंध को कोई काउंटेबल नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों के द्वारा कोई परिवर्तन उपसहसंयोजक बंध पर नहीं दर्शाया जाता है। क्लियर। तो देखो नेक्स्ट रूल पर मूव करते हैं, बड़ा अच्छा है भाई। किसी तत्व की भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, अब आपने देखा होगा कहीं कहीं आप लोग देखते हैं
कि कहीं भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आ जाती है, जैसे 8/3 आ जाती है, कहीं 12/3 आ जाती है, वोटेवर जो भी आती है। तो भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था हो तो वो उस तत्व की औसत ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, अब आप देखें, मैं कहूं कि भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का मीनिंग क्या है, पहले ये देखें। जैसे मान लीजिए ये एक एटम है और ये एक दूसरा एटम है। सपोज करो मैंने एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और वो आ गई +½ अच्छा, +½ आई, इसका मतलब क्या है कि ए ने आधा इलेक्ट्रॉन बी को दिया है। यार इलेक्ट्रॉन को तोड़ के कैसे दे सकते हो? तो ये जो भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आती है ना, ये वास्तव में होती क्या है बोलो? औसत ऑक्सीकरण अवस्था होती है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कैसे? कुछ एग्जांपल के साथ बात करेंगे, ध्यान से देखना भाई। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे आप लोगों के लिए, जानते हो इसको? कार्बन सब ऑक्साइड है ये C3O2, और ये क्या है? ट्राई ब्रोमो ऑक्साइड, और ये फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बोल सकते हो। इन तीनों की ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो वो भिन्नात्मक ही आएगी। नहीं मानोगे? करके देख लेना। जैसे मुझे इसमें कार्बन की करनी है, लेट्स कैलकुलेट। कार्बन को बोलो x मान लोगे आप, कितनी बार है बोलो? 3 बार है। ऑक्सीजन का अगेन -2 होता है, बोलो 2 बार है, और उदासीन है इसलिए 0। अब आप लोग देखो 3x -4 is equal to 0. Now 3x is equal to 4. Now x is equal to 4/3 हो जाएगा। बोलो भिन्नात्मक आई कि नहीं है? आई ना। तो ये भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था वास्तव में क्या है? औसत ऑक्सीकरण अवस्था है। कैसे पता सर हमें? बिल्कुल ध्यान से देखना इसके स्ट्रक्चर के साथ में। तो देखो भाई, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन से अटैच्ड है, फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक और कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन एक और कार्बन से, और ये कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। आप लोग देखें यही स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन 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 और ऑक्सीजन। अब देखें आप कैलकुलेट करिएगा ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे? ध्यान दो, बताओ। कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, बोलो ये चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है भाई, यहां बात करें, बताओ ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, दोनों कार्बन है भाई। अब दोनों जब कार्बन है तो दोनों की विद्युत ऋणताएं बराबर है। बताओ ऐसी स्थिति में साझेदारी वाला बंध ऐसे टूटेगा। याद आया? ठीक है, अब यहां देखो, यहां भी यही हालात होंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। लेकिन यहां देखो, बताओ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेंगे? ऑक्सीजन की तरफ। अब आप लोग सारे कार्बन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। बताओ इस कार्बन पर इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में मेरे को पता है +2 आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ऑक्सीजन ने देखो ना 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के खींचे हैं तो कार्बन पे +2 आया। इस पर भी बात करें, इधर ऑक्सीजन ने खींचा, बोलो +2 चार्ज आया। अब ध्यान देना, दोनों की विद्युत ऋणताएं समान है, तो बताओ दोनों पर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, याद आनी चाहिए मेरी बात, कि जब दो परमाणु सहसंयोजक बंध से बंधित हो और दोनों की विद्युत ऋणताएं समान हो तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑक्सीकरण अंक 0 आता है। तो बताओ इसके रेस्पेक्ट पे इस पर 0 और इसके रेस्पेक्ट में भी इस पर 0, इसके रेस्पेक्ट में इस पर 0, इसके रेस्पेक्ट में इस पर 0, तो कुल मिला के ये बीच वाला जो कार्बन है ना भाई, इस पर ऑक्सीकरण अंक 0 आएगा। तो अब आप नोटिस करें, इस कार्बन पर +2 चार्ज, इस कार्बन पर 0 चार्ज, इस कार्बन पर +2 चार्ज। बोलो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। याद आया? तो ये 3 है, मैंने भाग दिया 3 का, तो बोलो 4/3। बिल्कुल आप लोग आंसर मैच करेंगे। समझ में आई मेरी बात? तो ये जो भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है ये वास्तव में क्या है बोलो? औसत ऑक्सीकरण अवस्था होती है। समझ में आई? इसको आप लोग घर बैठ के सोल्व कीजिएगा, इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा आसान रहेगा। देखो भाई, Br2, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर आपको बनाना है Br3 है। सॉरी भाई, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। देखो Br3O8, इसका स्ट्रक्चर बनाना है आप लोगों को। तो देखो कैसे बनेगा, पहले स्ट्रक्चर देख लेना। Br, एक और Br और एक और Br, बोलो 3 Br है। अब देखो ये ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ
ये ऑक्सीजन के साथ, ये भी ऑक्सीजन के साथ, ये भी ऑक्सीजन के साथ, ये भी ऑक्सीजन के साथ, 6 हो गए। बोलो ये 7 और बोलो ये 8। क्या आप लोग मुझे Br का औसत ऑक्सीकरण अंक कैलकुलेट करके बता पाएंगे? बताना कमेंट बॉक्स में जरूर। ठीक है भाई, मैं नेक्स्ट की बात करता हूं आप लोगों के लिए, जो था मेरे पास Fe3O4। बहुत अच्छा है भाई। अब आप लोग यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें, कर देंगे सर हम। हमें आता है कैसे कि भाई 3 बार है तो 3x हो गया, ऑक्सीजन का -2 है, बोलो 4 बार है बराबर में 0, बोलो 3x प्लस या माइनस का बोलो 8 हो गया बराबर में 0, 3x बराबर में बोलो 8 और x बराबर में 8/3, बोलो ये भिन्नात्मक आ गया सा। लेकिन क्या भिन्नात्मक होता है? होता है, लेकिन वो औसत होता है। तो देखो कैसे, ध्यान देना, Fe3O4 ऐसे नहीं होता है, Fe3O4 ऐसा होता है, Fe2O3 प्लस FeO ऐसे मिलकर Fe3O4 बनता है। अब आप लोग यहाँ सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें। इस Fe का कैलकुलेट करने जा रहा हूं, ध्यान देना भाई। सबसे पहली बात बोलो 2x हो जाएगा। ओके भाई, ऑक्सीजन का -2 है, 3 बार है बराबर में 0, बोलो 2x प्लस बोलो माइनस का 6 बराबर में 0, तो 2x बराबर में 6 और x बराबर में 6/2, बोले तो आ गया आपके पास 3 आ गया। यहाँ आ जाओ, इस Fe की बात करते हैं। बोलो Fe कितना होगा इस पर, बोलो x, ऑक्सीजन का -2 बराबर में कितना, बोलो 0, x बराबर में बोलो +2 आया कि नहीं आया। अब आप लोग नोटिस करेंगे एक बार, यहाँ x की वैल्यू 3 है, कितने x है आपके पास, 2x है, तो एक x की वैल्यू 3, दूसरे x की वैल्यू भी 3, और इस x की वैल्यू बताओ कितनी, बोलो 2, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बोलो 3 का भाग दूंगा, 3 3 6 और 2 8/3। ऑब्वियसली आप लोगों को समझ में आ गई है मेरी बात, आई ना? देखो आई हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहिएगा भाई आप लोग। 8/3 इस Fe3O4 की औसत ऑक्सीकरण अवस्था होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो भाई आखिरी बात है आज की, बिल्कुल ध्यान से देखना। मिश्र धातुओं के लिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। तो देखो मिश्र धातुओं के लिए प्रत्येक धातु का ऑक्सीकरण अंक हमेशा 0 होता है। क्यों भाई? क्योंकि आप लोगों को पता है मिश्र धातु में कितनी भी मात्रा में धातु को परस्पर मिलाकर बना ली जाती है, वहां स्टाइक्योमेट्री का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। ध्यान देना इस बात पे। तो स्टाइक्योमेट्री का ध्यान नहीं रहता तो NaHG, बताओ वर्ल्ड फेमस धातु है, धातुओं का मिश्र धातु है, याद है इसे, सोडियम अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सोडियम अमलगम कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई कहे कि सोडियम अमलगम में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, अब आप लोग क्या बताएंगे? भाई आपको तो ये पता है कि सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है, लेकिन पहला ही ऑप्शन ये मिलेगा और आप लोगों को पता है वो डायरेक्ट आपका काट देगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा कि सोडियम और मरकरी भाई दोनों धातुएं हैं, और जब दो धातुएं आपस में मिलती है तो बोलो मिश्र धातु बनाती है, और मिश्र धातु में प्रत्येक धातु का ऑक्सीकरण अंक 0 ही होता है। तो चाहे आप सोडियम का पूछेंगे तो भी 0, चाहे आप मरकरी का पूछेंगे तो भी 0, क्योंकि दोनों धातुएं भाई कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन ग्रहण करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उम्मीद करता हूं मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार फास्ट ट्रैक पर हम लोग कोशिश करें। सबसे पहली बात आप लोगों ने करी थी कि जब दो तत्व जिनके बीच उपसहसंयोजक बंध बने हैं उनमें एक ज्यादा विद्युत ऋणी एक कम विद्युत ऋणी है, तो ज्यादा विद्युत ऋणी पर -2 और कम विद्युत ऋणी पर +2 आता है। जैसे एग्जांपल मैंने सिखाया आपको H2SO4। नेक्स्ट बात आप लोगों ने करी
कि जब उपसहसंयोजक बंध बने लेकिन दोनों परमाणु समान विद्युत ऋणता वाले हो तो भी दाता पर +2 और ग्राही पर -2 होता है। क्लियर। फिर अगली बात आपने करी कि यदि मान लीजिए उपसहसंयोजक बंध तो बन रहा है लेकिन अधिक विद्युत ऋणी से कम की तरफ बन रहा है तो फिर कोई परिवर्तन प्रदर्शित नहीं होता है। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया HNC। समझ गए बात को। नेक्स्ट बात करते हैं आप लोग कि सपोज करो कि भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था मिल रही है तो भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था वास्तव में क्या होती है? बिल्कुल आप लोग सीख गए इस बात को। कौन सी? औसत ऑक्सीकरण अवस्था होती है। और लास्ट बात मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन दे दिया है, बिल्कुल आप लोग इसे होमवर्क समझे और मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। और फाइनली आप लोग पहुंचे हैं कि जब मिश्र धातुओं की बात होती है तो मिश्र धातुओं में प्रत्येक धातु का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि आपको और ज्यादा वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।